कहानी की शुरुआत उशियो नाम के लड़के से होती है जो फिलहाल स्कूल में पढ़ता है। पर उसका नाता ऐसे समुराय के खानदान से था जो दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाते थे। उसके पिता के मुताबिक 500 साल पहले एक राक्षस की वजह से पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी। ये राक्षस इतना ताकतवर था कि इसका नाम सुनते ही लोग अपने गांव खाली करके भाग जाते थे। पर उशियो के एक पूर्वज ने चाइना में बने खास भाले की मदद से इस राक्षस को एक दीवार के साथ कैद कर रखा था, पर इस दौरान उनकी भी मौत हो गई। आज सुबह भी उशियो के अपने पिता के साथ लड़ाई चल रही थी जिसमें उसने उनके मुंह पर लात ही मार दी और अब वो चाहता था कि उसके पिता उसे वो चमत्कारी भाला दिखाए जिसके बारे में वो अक्सर बात किया करते थे। इसके बाद उन दोनों ने फिर से इस बात पर लड़ना शुरू कर दिया और अंत में उशियो के पिता अपना सामान बांध कर कहीं जाने लगे। उशियो को लगा कि शायद वो घर छोड़कर जा रहे थे, पर उन्होंने बताया कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं ताकि उन्हें उशियो की शक्ल न देखनी पड़े। और साथ ही जाने से पहले उन्होंने उशियो को स्टोर रूम में पड़ी किताबों को साफ करने का काम भी दे दिया। एक तो यार ये घर वाले काम बहुत देते हैं। उसी शाम उशियो अपने पिता का दिया हुआ काम खत्म करने के लिए स्टोर रूम में पहुंचा, जहां उसका पैर किसी चीज में फंसने की वजह से वो नीचे गिर गया। जब उसने उठकर देखा तो वो अपने सामने एक खुफिया दरवाजे को देखकर हैरान रह गया। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश तो करी, पर काफी समय से बंद होने की वजह से वो जाम हो रखा था। पर उशियो ने अपनी पूरी जान लगाकर उस दरवाजे को ही उखाड़ दिया, पर वो दरवाजा वजन सहन नहीं कर पाया और वो सीधा नीचे गिर गया। वापिस उठने के बाद जब उसने अपने कपड़े साफ किए तो उसे बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ और जब उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वो अपने सामने एक पीले रंग के राक्षस को देखकर बहुत ज्यादा डर गया और उसके डर को और बढ़ाने के लिए उस राक्षस ने उससे बात करना शुरू कर दिया। वो राक्षस चाहता था कि उशियो उसके शरीर से उस करिश्माई भाले को निकाल दे, क्योंकि यह काम सिर्फ एक इंसान ही कर सकता था और इसी वजह से लाख कोशिशों के बाद भी वो पिछले 500 सालों से यही फंसा हुआ था। उशियो ने उससे पूछा कि आखिर वो भाला निकालने के बाद क्या करेगा, जिस पर उस राक्षस ने जवाब दिया कि सबसे पहले तो वो उशियो को खत्म करेगा और फिर से एक बार पूरी दुनिया को नर्क बना देगा। ये सुनते ही उशियो ने जोर से उस भाले को लात मारकर और अंदर घुसाना शुरू कर दिया, जिससे उस राक्षस को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उशियो उसे आजाद क्यों नहीं करवाना चाहता था। और खुद को दर्द से बचाने के लिए उसने उशियो के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें उसके माथे के ऊपर एक खरोच आ गई। पर उशियो इतनी जल्दी डरने वालों में से नहीं था और उसने भाला राक्षस के और अंदर घुसा दिया और फिर वापिस से ऊपर जाने लगा। पर तभी अपने सामने से आजादी को जाते देख उस राक्षस ने उशियो को रोकने के लिए उसे कहा कि उसने ये सब कुछ गलती से बोल दिया था, पर असल में आजाद होने के बाद वो सिर्फ उशियो की ही बात मानेगा क्योंकि उसे इंसानों से बहुत डर लगता है। पर उशियो का कहना था कि वो कभी भी किसी राक्षस को जीतने नहीं देगा और इतना बोलकर वो वहां से चला गया। इसके बाद वो अपने स्कूल के लिए निकल गया, जहां रास्ते में उसे अपनी दो दोस्त मिली जिनका नाम था इनो और नाका। वो दोनों ही उशियो की काफी अच्छी दोस्त थी और आज उसे इतना शांत देख दोनों को ही कुछ ठीक नहीं लगा। इसके बाद नाका ने उशियो से अपनी एक किताब के बारे में पूछा जो उसने कुछ दिन पहले उसे दी थी, पर उशियो वो किताब लाना भूल गया था, इसलिए नाका ने शाम को उसके घर जाकर वो किताब वापस लाने का फैसला किया। इसके बाद वो लोग अपनी अपनी क्लास में चले गए, पर क्लास में भी उशियो के दिमाग में उस राक्षस की ही बात चल रही थी, इसलिए उसने अपनी किताब में उसकी ड्राइंग बनाई। पर तभी उसके दोस्तों ने उसे फुटबॉल खेलने के लिए बुला लिया, जहां अपनी फुर्ती और रफ्तार की मदद से उशियो ने बड़ी आसानी से मैच जीत लिया और फिर वापस घर चला गया। शाम को जब इनो और नाका अपनी किताब लेने के लिए उसके घर आए तो दरवाजा खोलते ही उशियो की नजर अजीब से देखने वाले कीड़ों पर पड़ी जो चारों तरफ घूम रहे थे और उसने तुरंत ही उन्हें हटाने के लिए अपना हाथ चलाना शुरू कर दिया। पर इनो और नाका को लग रहा था कि उशियो का दिमाग खराब हो गया है और इसीलिए नाका ने उसके मुंह के ऊपर लात मार दी। उशियो वापस खड़ा हुआ और तुरंत ही स्टोर रूम की तरफ भागा। दरवाजा खोलकर उसने राक्षस से पूछा कि आखिर उसने उसकी आंखों के साथ क्या किया था जिस वजह से उसे अजीब अजीब चीजें दिख रही थी, जिस पर उस राक्षस ने जवाब दिया कि जब उशियो ने वो दरवाजा खोला था तो उसने 500 साल से जमी शक्तियों को आजाद कर दिया था, जिस वजह से आसपास के कमजोर राक्षस अब उनकी तरफ आ रहे थे और जल्द ही वो सभी इंसानों को मारना शुरू कर देंगे। राक्षस ने इस सब के पीछे उशियो की गलती बताई और अब उसकी वजह से उसके दोस्तों की जान भी खतरे में थी, पर अगर उशियो उसे आजाद कर देगा तो वो उशियो और उसके दोस्तों को जिंदा छोड़ देगा और साथ ही सभी कमजोर राक्षसों को भी खत्म कर देगा। अपने सामने और कोई चारा ना देखते हुए उशियो ने नीचे जाकर उस भाले को निकालना शुरू किया और थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने वो भाला निकाल ही दिया। पर तभी उस राक्षस ने उस पर हमला करके उसे उठाकर दीवार पर पटक दिया, जिससे उशियो के सर से खून निकलने लग गया। और जब उशियो ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो राक्षस ने जवाब दिया कि कोई बेवकूफ ही एक राक्षस की बात पर यकीन करेगा और उसे आजाद करेगा। यह बात सुनकर उशियो को अपने दोस्तों की चिंता होने लग गई और उसके बढ़ते गुस्से के साथ उसके आसपास एक अजीब सी शक्ति आ गई और उसके बाल की लंबाई तेजी से बढ़ने लगी। ये देखकर राक्षस काफी डर गया
और उसे एहसास हुआ कि ओशियो के पास अभी भी वो करिश्माई भाला था और साथ ही उसकी रगों में सामुराई खून दौड़ रहा था। ये देखकर वो राक्षस इतना डर गया कि उसने फटाफट से वहां से बाहर निकलकर अपने सामने आने वाले सभी छोटे मोटे राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। पर तभी ओशियो ने देखा कि सभी राक्षसों ने एक साथ जुड़कर एक बहुत बड़े सांप का रूप ले लिया था। फिर ओशियो ने उस पीले राक्षस को धमकाते हुए उस सांप पर हमला करने को कहा। राक्षस ने उसकी बात सुनते ही ऊपर चढ़कर सांप पर हमला किया और तभी ओशियो ने अपने भाले से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नीचे आते ही ओशियो के लंबे बाल नीचे गिर गए और अब राक्षस भी वहां से जाने को तैयार था। पर तभी ओशियो ने अपने भाले से उसे रोककर बताया कि अभी आसपास और कई राक्षस बचे हुए थे और जब तक वो उसके साथ मिलकर सभी को खत्म नहीं कर देगा तब तक उसे ओशियो के साथ ही रहना पड़ेगा। और ओशियो ने उस राक्षस का नाम तोहरा रख दिया। रास्ते में ओशियो के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि एक दिन ओशियो फिर से तोहरा को बंदी बना लेगा। अगले दिन ओशियो के दिन की शुरुआत तोहरा के टीवी तोड़ने से हुई, क्योंकि तोहरा को लगा था कि टीवी में दिख रहे समुराई उसे मारना चाहते हैं। इसके बाद ओशियो तोहरा के साथ अपने स्कूल के लिए निकल गया, जो उसके कंधे पर बैठा हुआ था। पर ओशियो के अलावा कोई भी उसे नहीं देख सकता था। तोहरा की वजह से ओशियो भाला भी अपने साथ लेकर गया था। स्कूल में वो इनो और नाका से मिला, जिन्होंने उसे बताया कि कल रात उनके सपने में कई सारे राक्षसों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। ये जानकर ओशियो काफी खुश था कि उन दोनों को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद इनो और नाका ने बताया कि वो लोग पुराने स्कूल की बिल्डिंग में कुछ किताबों को ठीक करने के लिए जा रहे हैं और क्लास शुरू होने से पहले वो वापस भी आ जाएंगे। पर क्लास शुरू हुए काफी देर होने के बाद भी वो दोनों वापस नहीं आई और इधर क्लास में टीचर जापानीज हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी तोहरा को थी, क्योंकि वो पिछले 500 सालों में हुई सभी घटनाओं के बारे में जानना चाहता था। पर तभी जोर से जमीन हिली और ओशियो के भाले में से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जो सिर्फ वही सुन सकता था। अब ओशियो को अपनी दोस्तों के लिए डर लग रहा था, इसलिए उसने अपना भाला उठाया और तुरंत ही उनकी तरफ भागा। रास्ते में वो इनो और नाका के साथ एक लड़की को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो आधी पत्थर की बन चुकी थी। ओशियो ने टीचर से उस लड़की की मदद करने को कहा और खुद इनो और नाका को ढूंढने के लिए चला गया। ये बात आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते पुलिस और मीडिया स्कूल के बाहर पहुंच गई। सभी को लग रहा था कि किसी ने लड़कियों को किडनैप किया था, पर बिल्डिंग के अंदर से उन्हें कुछ नहीं मिला और वो खाली हाथ ही वापस आ गए। जब ओशियो ने तोहरा से इसके बारे में पूछा तो उसने हंसते हुए जवाब दिया कि ओशियो को अभी तक बिल्डिंग में रॉक मॉन्स्टर के होने का एहसास नहीं हुआ। तभी ओशियो ने उसके बाल को खींचकर पूरी बात बताने को कहा, पर तोहरा ने उसके हाथ पर हमला करके उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसका कहना था कि उसे इंसानों से कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर उसका बस चले तो वो सभी इंसानों को खत्म कर देगा। उसकी इस बात से ओशियो को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने भाले से तोहरा पर हमला कर दिया, पर तोहरा इस हमले से बच गया और उसने भी ओशियो पर हमला कर दिया। पर ओशियो ने खुद को बचाकर तोहरा के मुंह पे भाला मारा और फिर उसके हाथ में भाला घुसा दिया, जिससे तोहरा की चीख निकल गई। अब तोहरा ने बताया कि उसके मुताबिक ये काम रॉक ईटर का था, जो बंद और पुरानी जगहों में छुपकर रहते हुए इंसानों के वहां आने का इंतजार करते हैं। उसका कहना था कि रॉक ईटर बहुत ही खतरनाक राक्षस था और एक बार उसकी आंखों के सामने एक रॉक ईटर ने पूरी सेना को पत्थर का बना दिया था। तोहरा की बात सुनते ही ओशियो पुलिस वालों को चकमा देकर सीधा अंदर घुस गया और अंदर घुसते ही उसने अपने भाले से कवच को तोड़ दिया, जिसके टूटते ही एक पत्थर का समुराय उसके सामने आया। ओशियो ने उसके हमले से खुद को बचाते हुए भाला सीधा उसकी छाती में घुसा दिया। इधर ओशियो को लग रहा था कि उसने ये लड़ाई जीत ली है, पर तोहरा ने उसे बताया कि यह समुराय असली राक्षस नहीं था और तभी उस समुराय की आंख से निकली एक बेल ने ओशियो का गला पकड़ लिया, जिस वजह से उसके हाथ से उसका भाला छूट गया। 2 और बेलों ने आकर ओशियो को छत से चिपका दिया। उधर कवच का दरवाजा बंद होने लगा और तोहरा ने दूसरी तरफ पहुंचकर ओशियो को बताया कि अगर वो दरवाजा बंद होने से पहले बाहर नहीं आया तो वो बहुत गंदी मौत मारा जाएगा। ओशियो ने तोहरा की तरफ देखकर उससे मदद मांगी, पर तोहरा का उसकी मदद करने का मूड नहीं था, इसलिए ओशियो ने उसे इनो और नाका को बचाकर वहां से भागने को कहा। ये सुनते ही तोहरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ओशियो किसी और की जान क्यों बचाना चाह रहा था जब वो खुद खतरे में था। पर ओशियो ने एक बार फिर से तोहरा से उसकी दोस्तों को बचाने की विनती करी। तोहरा ने तुरंत ही अंदर छलांग लगाई और सभी लड़कियों को लेकर वापस बाहर आ गया और जब उसने ओशियो की तरफ देखा तो वो लगभग पत्थर का बन चुका था और उसने तोहरा की तरफ देखकर उसका धन्यवाद किया और साथ ही उससे माफी भी मांगी। ये बात सुनकर तोहरा का मन बदल गया और उसने दरवाजे के बीच में आकर उसे रोक दिया। ये देखकर रॉक ईटर को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी कुछ बेलों से तोहरा पर भी हमला कर दिया, जो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था। ओशियो चाहता था कि किसी तरह उसका भाला उसके पास आ जाए और तभी भाला खुद ही उड़कर उसके पेट में घुस गया, जो पत्थर का बन चुका था। भाले के लगते ही ओशियो वापस नॉर्मल हो गया और फिर भाला तोहरा की तरफ बढ़ा, जिसे अपनी तरफ आता देख तोहरा बहुत डर गया था, पर वो भाला जाकर दरवाजे के बीच में फंस गया, जिस वजह से तोहरा को ओशियो की मदद करने का मौका भी मिल गया।
तोहरा ने आगे बढ़कर उस समुराय पर बिजली से हमला किया, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस समुराय के अंदर से असली राक्षस बाहर आ गया। इधर तोहरा और ओशियो दोनों पहले से ही हवा में थे, जहां तोहरा ने बताया कि ओशियो को अपने भाले से राक्षस की आंखों पर वार करना पड़ेगा। इसके बाद ओशियो ने राक्षस की तरफ बढ़ते हुए अपने भाले पर थूक लगाया और एक एक कर उसकी आंखें फोड़ दी और फिर अपने भाले की मदद से पत्थर बनी हुई सभी लड़कियों को भी आजाद कराकर ओशियो तोहरा के साथ वहां से निकल गया। उस रात तोहरा और ओशियो को टीवी पर दिखाया जा रहा था, जिससे तोहरा तो बहुत खुश था और वहीं ओशियो शांति से सोना चाहता था। अगली सुबह ओशियो के पिता भी वापस आ गए थे और आज भी वो ओशियो को उनके इतिहास के बारे में बता रहे थे। साथ ही उन्होंने ओशियो को उस खुफिया दरवाजे को कभी ना खोलने के लिए भी कहा। तभी ओशियो बात बदलकर अपने स्कूल के लिए निकलने लगा और जब उसके पिता की नजर उसके भाले पर पड़ी तो उनका कहना था कि यह भाला बिल्कुल उस करिश्माई भाले जैसा दिखता था। अपने पिता की इस बात पर हंसते हुए ओशियो वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद जब उसके पिता ने उस खुफिया दरवाजे को देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उधर ओशियो इनो और नाका के साथ एक म्यूजियम में आया था, जहां काफी सारी पेंटिंग रखी हुई थी, पर तोहरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसान कागज के ऊपर रंग क्यों भरते थे। इसके बाद वो एक पेंटिंग के सामने पहुंचे, जहां ओशियो ने बताया कि वो पेंटिंग महान कलाकार हैन्यू ने बनाई थी और इसको बनाने के ठीक अगले दिन ही हैन्यू की मौत हो गई थी। नाका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर म्यूजियम में पेंटिंग की तस्वीर क्यों लगी हुई थी, जिस पर ओशियो ने जवाब दिया कि असल पेंटिंग हैन्यू की बेटी रैको के पास थी। पर थोड़ी देर तक घूरने के बाद तोहरा समझ गया था कि ये पेंटिंग बनाने वाला एक ह्यूमन डेमोन था और ये एक शापित पेंटिंग थी। अगले दिन जब ओशियो स्कूल की तरफ भाग रहा था तो अचानक से एक सीनियर ने उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसे देखकर तोहरा को बहुत मजा आ रहा था। पर तभी एक लड़की वहां आई और उसने उस सीनियर को ओशियो को छोड़ने को कहा, जिस पर वो एक बार में ही मान गया। उस लड़की को देखते ही सबने आपस में बात करना शुरू कर दिया और ओशियो ने भी उसे पहचान लिया था। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उस पेंटिंग में बनी लड़की रैको ही थी। ओशियो ने उसका पीछा करते हुए उससे पूछा कि क्या वो महान कलाकार हैन्यू की बेटी है, जिस पर उस लड़की ने जवाब में हामी भरी। ओशियो उस लड़की का पीछा कर ही रहा था कि तभी एक ट्रक बहुत तेज रफ्तार से उनकी तरफ आया, जिसने सीधा तोहरा को टक्कर मार दी। पर ओशियो ने तुरंत ही अपने भाले से उस ट्रक के 2 हिस्से कर दिए। रैको अब तक वहां से गायब हो चुकी थी और इसीलिए ओशियो भी उसके बारे में और जानने के लिए नाका के घर पहुंच गया। पर जब ओशियो ने उसे बताया कि वो सिर्फ रैको को अपनी पेंटिंग की मॉडल बनाना चाहता है, तो फिर नाका ने उसे बताया कि जब रैको उनके स्कूल में आई थी तो सभी लड़के उसके दीवाने हो गए थे, पर वो अक्सर ही अकेली रहती थी। लेकिन धीरे धीरे वो नाका की बहुत अच्छी दोस्त बन गई। और फिर एक दिन जब एक लड़के ने रैको से उसके साथ घूमने जाने के लिए पूछा तो उसी शाम उस लड़के की बहुत सारी ईंटें गिरने की वजह से मौत हो गई। और उसी दिन रैको ने भी खुद की कुर्बानी देने की कोशिश करी, पर समय रहते हुए लोगों ने उसे बचा लिया। और जब उस दिन के बाद नाका ने उससे बात करने की कोशिश करी तो रैको ने उससे दूर रहने को कहा, वरना उसके साथ भी कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। ठीक उसी समय ऊपर से 2 नोकीली चीजें उसके ऊपर गिरी, पर ऐन वक्त पर रैको ने बीच में आकर उसे बचा लिया। नाका से सारी बात सुनने के बाद जब ओशियो वापस अपने घर जा रहा था तो एक बार फिर से उस सीनियर ने उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसे देखकर तोहरा पूरे मजे ले रहा था। पर आखिरकार उस सीनियर के एक मुक्के को अपने सर से रोकने के बाद ओशियो ने उसे बताया कि वो जानता है कि उस सीनियर को रैको के राज के बारे में पता है। और फिर ओशियो ने अपने सर से उस सीनियर को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वो दोनों जमीन पर लेटकर बातें करने लगे, जहां उस सीनियर ने बताया कि वो और रैको बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स थे। पर एक दिन रैको की माँ उसके पिता के किसी स्टूडेंट के साथ भाग गई और उस दिन के बाद कुछ भी ठीक नहीं रहा। जब एक दिन वो रैको के घर पहुंचा तो उसने देखा कि रैको के पिता पूरी तरह से रैको की पेंटिंग बनाने में घुसे हुए थे और अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। और तभी से वो रैको को डराने में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई रैको को भी उनसे दूर ना ले जाए। ओशियो ने फैसला कर लिया था कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा और अगले दिन डांस क्लास के दौरान उसने किसी तरह से रैको को साथ में डांस करने के लिए भी मना लिया। पर तभी अचानक से एक डर्ट डेविल वहां पहुंच गया और अचानक से ओशियो की पीठ पर एक हमला हुआ। इसके बाद डर्ट डेविल में से एक राक्षस बाहर निकला और उसने ओशियो को रैको से दूर रहने को कहा। राक्षस ने एक बार फिर ओशियो पर हमला करने की कोशिश करी, पर इस बार तोहरा बीच में आ गया, क्योंकि उसके मुताबिक किसी भी हाफ डेमोन को ओशियो पर हमला करने का हक नहीं था। इसलिए तोहरा ने उसे बिजली का एक झटका देकर वहां से भगा दिया। वो सीनियर भी ओशियो की मदद करने के लिए वहां पहुंच गया। पर तभी इस चीज से परेशान होकर रैको वहां से भाग गई। वो तुरंत उसके घर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि रैको छत से नीचे गिर रही थी। पर तभी ओशियो ने अपना भाला फेंककर उसे बीच में रोक दिया और इतने में उस सीनियर ने ऊपर पहुंचकर रैको का हाथ पकड़ लिया। और वो दोनों ये देखकर हैरान थे कि वो राक्षस नीचे खड़ा होकर रैको को अपने पास बुला रहा था और उसके मुताबिक रैको के ऊपर सिर्फ उसके पिता का अधिकार था। लेकिन ओशियो ने रैको को समझाने की कोशिश करी कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं थी और उसे अपनी जिंदगी जीने पर ध्यान देना चाहिए। और आखिरकार रैको ने उसका हाथ पकड़ ही लिया, जिसके बाद उन दोनों ने उसको ऊपर खींच लिया। ये देखकर वो राक्षस बहुत गुस्से में आ गया
और उसने एक ही बारी में रैको और उसके सीनियर को पकड़ा और अपने साथ पेंटिंग में खींच लिया। तभी उशियो ने अपने भाले से उस राक्षस पर हमला किया, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी तोहरा ने उसे बताया कि वो अब पिक्चर वर्ल्ड में पहुंच गया था और वो वहां पर उस राक्षस को नहीं मार सकता। इधर राक्षस ने भी उशियो को अंदर खींचना शुरू कर दिया। इस पर तोहरा ने हंसते हुए उशियो से कहा कि उसे इस राक्षस को मारने के लिए तोहरा की मदद मांगनी पड़ेगी। पर उशियो बिना कुछ कहे उस पेंटिंग के अंदर चला गया। इस चीज ने तोहरा को गुस्सा दिला दिया और उसने तुरंत ही पेंटिंग के अंदर हाथ डाल के उशियो का सर बाहर खींच लिया और उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। पर उधर राक्षस उशियो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए तोहरा ने पेंटिंग के अंदर जाकर उस राक्षस के मुंह पर हमला किया और तीनों को लेकर बाहर आ गया। फिर तोहरा ने ओशियो को पेंटिंग पर भाले से हमला करने को कहा, पर जैसे ही ओशियो ने अपना भाला उस पेंटिंग की तरफ बढ़ाया तो रैको बीच में आ गई, जिस वजह से वो भाला रैको के आर पार हो गया। ये देख ओशियो बहुत घबरा गया था, पर रैको पर भाले का कोई असर नहीं हुआ और बस पेंटिंग ही तबाह हुई। जिस पर तोहरा ने बताया कि ये भाला इंसानों पर काम नहीं करता था। तभी उस पेंटिंग में हैन्यू की एक छवि दिखाई दी, जिसने रैको को अपनी जिंदगी खुलकर जीने को कहा। अब तोहरा ने भी ओशियो के साथ जीना सीख लिया था, पर वो फिर भी अक्सर ओशियो पर तब हमला करने की कोशिश करता जब उसके आसपास भाला ना हो। पर ओशियो बाथरूम तक में अपने साथ वो भाला लेकर जाता था। एक दिन ओशियो को अपने पिता की चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे। तभी ओशियो की नजर टीवी में चल रही एक न्यूज पर पड़ी, जहां पर एक शापित पत्थर के बारे में बताया जा रहा था। पिछली रात जब कुछ लेबर उस पत्थर को हटा रहे थे तो एक बहुत बड़े जानवर ने उन पर हमला बोल दिया। क्योंकि उन सभी की लाशों पर बड़े दांत के निशान थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस जानवर के दांतों ने लोहे की क्रेन को भी फाड़ दिया था। यह खबर सुनते ही ओशियो गुस्से से भर गया और उसे लग रहा था कि यह काम तोहरा का ही है। और नीचे आने पर जब तोहरा ने उससे वजह पूछी तो ओशियो ने सीधा ही उस पर लोगों को मारने का आरोप लगाकर उस पर हमला कर दिया। तोहरा ने उस हमले से खुद को बचाते हुए बताया कि उसने किसी को भी नहीं मारा था, पर ओशियो ने उसकी एक न सुनते हुए सीधा भाला उसके सर पर मार दिया, जिससे तोहरा को काफी चोट और गुस्सा आया। तोहरा इतने गुस्से में आ गया था कि उसने ओशियो के ऊपर अपनी बिजली से हमला कर दिया, पर ओशियो ने अपने भाले को आगे करके उसके हमले को रोक दिया। तोहरा समझ गया था कि फिलहाल ओशियो उससे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने वहां से जाने का फैसला किया और जाते जाते उसने एक बार फिर ओशियो को बताया कि उसने अभी तक किसी को नहीं मारा था, पर अब जब उस पर आरोप लग ही गया है तो वो जरूर लोगों को मारेगा। इसके बाद तोहरा शहर की तरफ बढ़ा, जहां वो इतनी सारी गाड़ियां और इमारतें देखकर पागल ही हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। और जैसे ही वो नीचे उतरा तो एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इससे उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गाड़ियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उसे सुन और देख नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी ताकत से सभी गाड़ियों की बैटरी खराब कर दी, जिस वजह से सभी गाड़ियां रोड पर ही रुक गई। और ये देखकर तोहरा बहुत खुश था। उधर ओशियो घटना वाली जगह पर पहुंचा, जहां एक बूढ़ा आदमी पुलिस वालों को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह काम किसी जानवर का नहीं बल्कि राक्षसों का था, क्योंकि कई साल पहले राक्षसों को इसी जगह पर कैद किया गया था। अपनी बात को साबित करने के लिए उस आदमी ने अपनी दादा की डायरी दिखाने की भी कोशिश करी, पर पुलिस वाले ने उसे धक्का देकर वहां से भगा दिया। लेकिन तभी ओशियो भी वहां पहुंच गया और उसने उस बूढ़े आदमी को गिरने से बचा लिया। और जब ओशियो ने उस आदमी की डायरी उठाई तो उसकी नजर एक सुंदर लड़की की तस्वीर पर पड़ी, जिसके बाद उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि यह डायरी उसके दादा की थी और कई साल पहले जंगलों पर राक्षसों का राज चलता था, जो सभी गांव वालों को मार देते थे। और इसी से परेशान होकर गांव वालों ने कई लोगों को मदद के लिए बुलाया, पर कोई भी राक्षसों से बचकर वापस नहीं आ पाया। इसलिए हार मानकर गांव वालों ने इस जगह को खाली करने का फैसला कर लिया था। पर तभी एक दिन मिकादो नाम की एक सुंदर लड़की उनके गांव में आई, जिसके मुताबिक वो राक्षसों पर काबू पा सकती थी। और जब वो ये काम करने के लिए जंगल में गई तो उस आदमी के दादा ने भी उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। जहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस लड़की ने सभी राक्षसों को लकड़ी के डब्बों में कैद कर रखा था, जो अंदर से बदला लेने की बात कर रहे थे। पर उसने एक खास जादू की मदद से सभी राक्षसों को अलग अलग डब्बों में कैद करके उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया था। जब उस लड़की की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो उसने उसे बताया कि अगर किसी ने भी इस पत्थर को यहाँ से हटाने की गलती करी तो सभी राक्षस अपना बदला लेने के लिए वापिस आ जाएंगे। ये कहानी सुनने के बाद ओशियो काफी हैरान था, जिस पर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि पिछली रात उन मजदूरों ने उसी पत्थर को हटा दिया था और अब राक्षस तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनका बदला पूरा नहीं हो जाएगा। जब ओशियो ने मिकादो की तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि मिकादो की शक्ल एनो से बहुत मिलती थी और हो सकता है कि शायद मिकादो एनो की कोई पूर्वज हो, जिसका मतलब था कि एनो की जान को खतरा था। ओशियो ने उस बूढ़े आदमी से मदद करने को कहा, जिसके बाद वो दोनों उस आदमी की गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ बढ़े। उधर तोहरा का दिन कुछ खास नहीं जा रहा था, क्योंकि वो इस दुनिया में खुद को ढाल ही नहीं पा रहा था।
साथ ही सब लोग परफ्यूम लगाकर घूम रहे थे, जिससे तोहरा का मूड खराब हो जाता। पर तभी उसकी नजर एनो पर पड़ी, जिसे वो पहचान तो नहीं पाया, लेकिन वो उसका खाना तो बन ही सकती थी। पर जैसे ही वो एनो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास और भी बहुत सारे राक्षस मौजूद थे। और जब उसने आसपास नजर घुमाई तो उसे अजीब से दिखने वाले कई सारे सर दिखाई दिए जो धीरे धीरे एनो की तरफ बढ़ रहे थे। इससे पहले कि तोहरा कुछ कर पाता, उन सभी राक्षसों ने एनो के ऊपर हमला कर दिया, पर ओशियो वहां पहुंच चुका था और उसने तुरंत ही अपना भाला उनकी तरफ फेंक दिया, जिस वजह से उन्हें पीछे होना पड़ा। ओशियो ने एनो को भागने को कहा, पर वो इतना घबरा चुकी थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एनो तुरंत ही एक मॉल के अंदर घुस गई और ओशियो उसे बचाने के लिए बाहर ही खड़ा था। और जैसे ही एक राक्षस उसकी तरफ बढ़ा तो ओशियो ने अपने भाले से उसके ऊपर हमला कर दिया, पर उस राक्षस ने ओशियो के भाले को अपने दांतों से रोक दिया और फिर अपने लंबे बालों की मदद से उसे बांध दिया। उधर दो और राक्षसों ने उसे काटना शुरू कर दिया, पर वो लोग उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ओशियो को उठाकर एक गाड़ी के ऊपर फेंक दिया। तोरा को उन राक्षसों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक एनो उसका शिकार थी, इसलिए अब उसने उन्हें रोकने का फैसला कर लिया था। पर जैसे ही उसने मॉल के अंदर घुसने की कोशिश करी तो वो सीधा जाकर एक शीशे से टकरा गया, जिससे परेशान होकर उसने अपने इनविजिबल रूप को छोड़ने का फैसला किया और फिर एक ही बारी में शीशा तोड़कर अंदर घुस गया, जहां उसने देखा कि एनो एक बैग के सहारे लटकी हुई थी, क्योंकि उन राक्षसों ने ऊपर के एक फ्लोर को तबाह कर दिया था और नीचे एक राक्षस अपना मुंह खोलकर उसका इंतजार कर रहा था। पर जैसे ही एनो नीचे गिरी तो तोहरा ने अपनी पूरी रफ्तार से उड़कर उस राक्षस के मुंह में जाने से एनो को बचा लिया और उसे लेकर छत पर पहुंच गया। एनो का पीछा करते हुए वो राक्षस भी छत पर पहुंच गया और उनका कहना था कि अगर तोहरा ने एनो को बचाने की कोशिश करी तो वो तोहरा को भी खत्म कर देंगे। ये बात सुनकर तोहरा ने हंसते हुए उन्हें लड़ने के लिए बुला लिया और जैसे ही उनमें से एक राक्षस तोहरा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो तोहरा ने उसे जमीन पर पटक कर वहीं मार दिया। ये देख सभी राक्षस हैरान हो गए, पर वो किसी भी हालत में एनो को खत्म करना चाहते थे, इसलिए उनमें से एक ने अपने बालों से तोहरा को पकड़ लिया और बाकी राक्षस एनो के पीछे चले गए। पर तभी तोहरा ने हंसते हुए खुद को राक्षस की कैद से आजाद कर लिया और एक ही बारी में उस राक्षस के आधे सर को चबाकर उसे भी मार दिया। उधर बाकी राक्षसों ने एनो को घेर कर उस पर हमला करना शुरू कर दिया, पर तभी तोहरा भी वहां पहुंच गया और उसके हाथ में उनके साथी का आधा चबाया हुआ सर भी था। अपने साथी का ऐसा हाल देख सभी राक्षसों ने तोहरा के ऊपर हमला कर दिया, पर तोहरा के ऊपर उनके हमलों का कोई असर नहीं था और उसने अपने एक ही बिजली के झटके में सभी को खत्म कर दिया। पर उनमें से एक राक्षस अभी भी जिंदा था और जैसे ही वो एनो की तरफ बढ़ा तो ओशियो ने बीच में आकर अपने भाले से उसे भी मार दिया। ये देखकर तोहरा काफी उदास था, क्योंकि अब वो एनो को नहीं खा सकता था और जैसे ही वो वहां से निकलने लगा तो ओशियो ने उसे आवाज मारकर रोक दिया। तोहरा तुरंत ही लड़ाई के लिए तैयार था, पर असल में ओशियो उससे माफी मांगना चाहता था। ये सुनते ही तोहरा ने उसे बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो दोनों आपस में बहस करने लग गए। पर तभी एनो ने उन दोनों को रोककर एक बर्गर तोहरा के हाथ में पकड़ा दिया। उसी रात सोते हुए ओशियो को एहसास हुआ कि कोई चीज उसकी तरफ आ रही है और उसने ठीक समय पर उठकर तोहरा के हमले से खुद को बचा लिया। और जब उसने तोहरा से सवाल किया कि आखिर वो करना क्या चाहता था, तो तोहरा ने जवाब दिया कि वो वही कर रहा था जो उसे करना चाहिए और उसके दिल में ओशियो को लेकर सिर्फ नफरत भरी हुई थी। ओशियो को लगता था कि अब तक उन दोनों में एक समझौता हो गया होगा, इसलिए उसने बस तोहरा को डराने के लिए अपने भाले से उसके ऊपर एक हल्का सा हमला किया। पर तोहरा ने उस हमले को रोकते हुए ओशियो के मुंह पर अपने नाखूनों से हमला कर दिया और जैसे ही वो फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो इस बार भाले ने ही ओशियो का बचाव करना शुरू कर दिया और जैसे ही ओशियो लड़ाई के लिए खड़ा हुआ तो तोहरा खिड़की से बाहर भाग गया। सुबह उठकर ओशियो ने देखा कि उसके चेहरे पर अभी भी निशान थे और इसी बात ने उसे और गुस्सा दिला दिया और उसने अगली बार तोहरा को देखते ही मारने का फैसला किया। इसके बाद वो टहलने के लिए बाहर चला गया, जहां उसने देखा कि काले कपड़े पहना आदमी दो लोगों को पीट रहा था जो एक परिवार को परेशान कर रहे थे। फिर उस आदमी ने अपने हथियार से उनके ऊपर हमला कर दिया, पर तभी ओशियो ने बीच में आकर उस हमले को रोक दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो वो दोनों आदमी मर जाते। ओशियो को देखते ही उस आदमी को उसके ऊपर एक राक्षस की परछाई दिखी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने ओशियो के ऊपर हमला कर दिया। इधर ओशियो ने अपने आप को बचाने की कोशिश तो करी, पर वो नीचे गिर गया, जिसके बाद उस आदमी ने अपना पैर उसके मुंह पर रख दिया। पर तभी ओशियो के भाले ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गया। उस आदमी ने करिश्माई भाले को देखते ही पहचान लिया था और उसने तुरंत ही ओशियो से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी, क्योंकि उसने अनजाने में करिश्माई भाले के मालिक के ऊपर हमला कर दिया था। इसके बाद उन दोनों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया, जहां उस आदमी ने अपना नाम ह्यूग बताया, जो एक डीमन हंटर था। उसके परिवार में उसकी एक प्यारी सी बेटी और पत्नी हुआ करती थी। पर एक बार वो काम के सिलसिले से कहीं बाहर गया था और जब वो वापस आया तो उसके घर में कोई भी नहीं था। जब उसने दरवाजा खोला तो अचानक से एक जानवर जैसे दिखने वाले राक्षस ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसके निशान उसके शरीर पर आज तक थे। और हाल ही में उसने न्यूज में देखा था कि ठीक वैसा ही दिखने वाला राक्षस पास के एक स्कूल में दिखाई दिया था। ह्यू ने ओशियो को एक तस्वीर भी दिखाई, जो और किसी की नहीं बल्कि तोहरा की थी।
ओशियो जानता था कि यह हमला तोहरा ने नहीं किया क्योंकि वो 500 सालों से कमरे में बंद था, तो हमला करता कैसे? पर तभी उसे पिछली रात वाला हादसा याद आया जिसने उसे गुस्से से भर दिया। और इसीलिए उसने ह्यू से कहा कि तोहरा ने ही उसके परिवार पर हमला किया होगा, इसलिए ह्यू को जल्द से जल्द तोहरा को मार देना चाहिए। इसके बाद ओशियो अपने घर चला गया, पर उसके दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी। उधर ह्यू ने आखिरकार तोहरा को ढूंढ लिया था और वो दोनों लड़ाई के लिए तैयार थे। इधर ओशियो स्कूल में भी इसी बात के बारे में सोच रहा था और वहीं एनो और नाका को उसका ऐसा अजीब सा बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। शाम को घर जाते वक्त भी ओशियो काफी शांत था, पर तभी उसकी नजर नाका पर पड़ी जो चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। और तभी अचानक से नाका ने पीछे से आकर उसके सर पर अपना बैग दे मारा और फिर उसने ओशियो से भी ऐसा ही करने को कहा, क्योंकि वो जानती थी कि ओशियो किसी बात से परेशान था, वरना वो इतना चुप कभी नहीं रहता था और उसको खुद को कभी बदलना नहीं चाहिए। नाका तो इतनी सी बात बोलकर वहां से चली गई, पर उसकी इसी बात ने ओशियो का मन बदल दिया। उधर तोरा और ह्यू एक दूसरे से लड़कर थक चुके थे। ह्यू तोरा से कहीं ज्यादा ताकतवर था और अब तोरा थक कर चूर हो चुका था। पर जैसे ही ह्यू अपना आखिरी हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो ओशियो ने बीच में आकर उसे रोक दिया। ह्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी ओशियो ने उसे अपने झूठ के बारे में बताया, जिससे गुस्सा होकर ह्यू ने सीधा उसके मुंह पर मुक्का मार दिया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पिछले कई सालों से इस राक्षस को ढूंढ रहा था। इसलिए उसे यकीन दिलाने के लिए ओशियो ने अपने चेहरे के घाव को ह्यू के चेहरे पर लगे घाव से मिलाया, क्योंकि ओशियो के चेहरे पर 4 नाखूनों के निशान थे जो तोहरा के थे और वहीं ह्यू के चेहरे पर 3 नाखूनों के निशान थे। ह्यू ने एक बार फिर ओशियो के मुंह पर मुक्का मारना शुरू कर दिया और वहीं ओशियो बेहोश होकर नीचे लेटा हुआ था। इसके बाद ह्यू ने तोहरा को खत्म करने के लिए अपने हथियार से एक फायर स्पेल का इस्तेमाल किया, पर तभी उसे रोकने के लिए ओशियो फिर से बीच में खड़ा हो गया। लेकिन फिर भी ह्यू ने अपने हथियार को तोहरा की तरफ फेंक दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ओशियो बीच में से हट जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और वो हथियार सीधा जाकर ओशियो के शरीर में घुस गए। और तभी ओशियो ने आगे बढ़कर ह्यू के मुंह पर एक मुक्का मार दिया और साथ ही उसका कहना था कि अगर ह्यू ने तोहरा को मारा तो वो एक बदला नहीं बल्कि एक हत्या होगी, जो शायद ह्यू की बेटी को कभी पसंद ना आए। और इसके बाद ओशियो खुद बेहोश हो गया और जब उसकी आंख वापस खुली तो उसने देखा कि ह्यू ने उसकी मरहम पट्टी कर रखी थी और अब वो भी मानता था कि ओशियो बिल्कुल ठीक कह रहा था, इसलिए उसने तोहरा की जान बख्शने का फैसला किया। लेकिन ह्यू के अपने परिवार के कातिल को ढूंढने का सफर अभी भी जारी था और वो चाहता था कि अगली बार जब वो दोनों मिले तो वो दोनों एक ही टीम में हो। उस रात ओशियो बेफिक्र होकर सोने में व्यस्त था, पर तभी तोहरा एक बार फिर से उसके ऊपर हमला करने का सोच रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर जाकर उसने अपना मन बदल लिया और वो बाहर बर्गर खाने चला गया। इधर ओशियो की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और इस बार ओशियो नाका और एनो के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बीच पर गया था। तोहरा भी समुद्र के पास आकर काफी खुश था, क्योंकि पिछले 500 सालों में सिर्फ समुद्र ही ऐसी चीज थी जो नहीं बदली थी और इसीलिए वो समुद्र में घूमने के लिए निकल गया। तोहरा को अपनी नजरों से दूर जाते देख ओशियो को काफी चिंता होने लगी, पर तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो उनके सामान पर मिट्टी गिर रहा था। ये देखकर ओशियो को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत ही जाकर उस बच्चे को पकड़ लिया, पर तभी नाका भी वहां पहुंच गई और उसने ओशियो से उस बच्चे को छोड़ने को कहा, पर जाने से पहले वो बच्चा नाका के मुंह पर अपनी पिचकारी से पानी फेंककर वहां से भाग गया। इसके बाद वो तीनों नाका के एक रिश्तेदार के घर पर गए, जिन्होंने उसे बताया कि उस बच्चे का नाम तैत्सु है और पहले वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा हुआ करता था, पर एक दिन जब उसकी माता दूध लेने के लिए बाजार गई तो उसके पिता की तरह वो कभी वापस ही नहीं आई और इस चीज ने तैत्सु का पूरा बचपन खराब कर दिया और तब से ही वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला बन गया। इधर ओशियो को अभी तक तोहरा की चिंता सता रही थी, जो उधर पानी में भागने में व्यस्त था, पर तभी उसे पानी के अंदर किसी चीज के होने का एहसास हुआ और वो वहीं पर रुक गया। तभी समुद्र के नीचे से एक आवाज आई जिसने उससे पूछा कि क्या आखिर वो वही तोहरा है जो पिछले 500 सालों से गायब था। हामी भरते हुए तोहरा ने उस आवाज को सामने आने को कहा और ऐसा ना करने पर तोहरा ने पूरे समुद्र पर बिजली गिरने की धमकी दी। इसके बाद वो आवाज तोहरा को रोकते हुए उसके सामने आई और असल में वो आवाज एक काफी बुजुर्ग आदमी की थी, जिसने उसे बताया कि वो लोग एक अंडर वाटर राक्षस से काफी परेशान थे जो इंसानों और राक्षसों को खाता था और उन्हें उस राक्षस को हराने के लिए तोहरा की मदद चाहिए थी। तोहरा को और किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था, पर जब उस आदमी ने बताया कि वो राक्षस बहुत ज्यादा ताकतवर है तो उसकी इस बात को तोहरा ने एक चैलेंज के तौर पर ले लिया और वो उस राक्षस से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी एक बहुत बड़ा सांप पानी के नीचे से निकलकर उनके सामने आ गया। वो सांप इतना बड़ा था कि तोहरा भी उसे देखकर हैरान हो गया था। उसने उस सांप पर बिजली से हमला करने की कोशिश तो करी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो सांप पूरी तरह से तेल में लिपटा हुआ था। इसके बाद उस सांप ने अपनी पूंछ से तोहरा पर हमला किया, जिससे तोहरा किसी तरह बच तो गया, पर तभी सांप ने पीछे से आकर तोहरा को खाने की कोशिश करी। तोहरा ने उसके मुंह को रोकने की बहुत कोशिश करी, पर फिर भी उस सांप ने अपना मुंह खोलकर तोहरा को एक साथ निगलने का फैसला कर लिया। तभी उस बूढ़े आदमी ने बीच में आकर तोहरा को उसके पेट में जाने से रोक लिया। तोहरा ने उस आदमी को जाकर ओशियो को बुलाने को कहा, क्योंकि उसके करिश्मई भाले की मदद से उस राक्षस को मारा जा सकता था
उधर ओशियो बीच पर घूम ही रहा था कि तभी उसकी नजर फिर से तात्सु पर पड़ी, जो लोगों के सामान में मिट्टी भर रहा था। ओशियो ने तुरंत ही जाकर उसे डांटना शुरू कर दिया। तभी नाका ने बीच में आकर फिर से उसे रोक दिया, जिसके बाद नाका उस बच्चे का पीछा करने लग गई जो वहां से भाग गया था। थोड़ी देर बाद जब ओशियो आराम कर रहा था तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और वो तुरंत ही बीच पर भागने लग गया, जहां उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी जो एक बीच शावर में से आ रही थी। पास जाने पर उस बूढ़े आदमी ने ओशियो को तोहरा पर आई मुसीबत के बारे में बताया। इससे पहले कि ओशियो कुछ बोल पाता, इनो भागते हुए वहां आई और उसने ओशियो को बताया कि नाका एक मुसीबत में थी। ओशियो तुरंत ही भागकर नाका के रिश्तेदारों के घर पहुंचा, जहां फोन पर नाका ने उसे बताया कि वो तात्सु के साथ एक नाव पर घूम रही थी कि तभी एक सांप जैसे दिखने वाले राक्षस ने उनके ऊपर हमला कर दिया और फिलहाल वो उस राक्षस के अंदर थी। ये सुनते ही ओशियो तुरंत ही अपना भाला लेकर उस आदमी के साथ समुद्र के बीच पर पहुंच गया, जहां उसे वो राक्षस दिखाई दिया था। ओशियो ने तुरंत ही अपने भाले से उसके ऊपर कई हमले किए, पर उसके शरीर पर लगे तेल की वजह से उस पर कोई असर नहीं हुआ। ओशियो के हमले से परेशान होकर उस राक्षस ने उसे हवा में उछालकर निगल लिया, जहां अंदर जाकर उसकी मुलाकात तोहरा से हुई, जिसने तात्सु और नाका को राक्षस के पेट में जाने से रोका था। पर तभी तोहरा की पकड़ कमजोर होने लगी, पर ऐन वक्त पर ओशियो ने भाले की मदद से उन तीनों को फिर से पकड़ लिया। उधर नाका बेहोश हो चुकी थी और धीरे धीरे उसका हाथ छूटता जा रहा था, इसलिए ओशियो ने तात्सु को नाका का हाथ पकड़ने को कहा। तभी अचानक से ओशियो के हाथ से भाला छूट गया और वो चारों उस राक्षस के पेट में गिरने लगे। लेकिन उसी वक्त वो करिश्मई भाला तेज रफ्तार में सीधा जाकर उस राक्षस की आंख में घुस गया। उधर तोहरा ने भी तात्सु और नाका को पकड़ लिया था। ओशियो ने तुरंत ही वो भाला निकाला और तोहरा को उसका साथ देने को कहा, जिसके बाद तोहरा ने ओशियो को अपने ऊपर बैठाया और फिर वो चारों पूरी रफ्तार से उस राक्षस को चीरते हुए वहां से बाहर निकल गए। अगले दिन वो तीनों वापस जाने के लिए स्टेशन पर खड़े थे कि तभी नाका ने ओशियो से पूछा कि क्या उसने उन्हें बचाया था, क्योंकि नाका को कुछ भी याद नहीं था, जिस पर ओशियो ने जवाब दिया कि यह सब सिर्फ उसका सपना था। तभी तात्सु भी उनसे मिलने के लिए स्टेशन पर आया, जो उन्हें कुछ और दिनों के लिए रोकना चाहता था। घर पहुंचकर भी ओशियो के दिमाग में बार बार तात्सु ही घूम रहा था, क्योंकि उसकी मां बचपन में ही मर चुकी थी और ना ही उसके पिता ने उसे कभी उनके बारे में कुछ बताया था। इसलिए वो अपने पिता से मिलने के लिए पहुंच गया और उन्हें देखते ही ओशियो ने अपनी मां के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया, जिनका जवाब देने में उसके पिता को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उन दोनों के बीच में थोड़ी बहस भी शुरू हो गई। लेकिन तभी उसके पिता एक फोन उठाने चले गए। जब ओशियो ने थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो उसके पिता वहां से भाग रहे थे। ये देखते ही ओशियो और तोहरा ने उन्हें पकड़ने की कोशिश तो करी, पर उसके पिता उनसे काफी दूर निकल गए थे। उस शाम ओशियो तोहरा के साथ अपनी मां की कब्र पर गया, जहां उसने बताया कि वो जिंदगी में पहली बार वहां आया था और उसे यह तक नहीं पता था कि उसकी मां को यहां सच में दफनाया गया था या फिर वो भी बस एक कहानी थी। थोड़ी देर तक वहां रुकने के बाद तोहरा को भूख लगने लग गई, इसलिए वो दोनों वापस अपने घर पहुंच गए, जहां ओशियो अपने भाले को न्यूडल्स गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। पर तभी तोहरा ने उसके हिस्से के चिप्स खा लिए, जिसके बाद उन दोनों में बहस शुरू हो गई, जिस बीच न्यूडल्स भाले के ऊपर गिर गए। ओशियो ने तुरंत ही भाले को साफ करना शुरू कर दिया, पर तभी उसके पिता भी कमरे में आ गए और ओशियो को भाले का ये इस्तेमाल करते देख वो बहुत गुस्सा हुए। इसके बाद उन्होंने थोड़ी देर तक उस भाले की पूजा करी और फिर उसे ओशियो के हाथ में थमा दिया और साथ ही उसे बताया कि वो लोग रात के खाने के बाद उसकी मां के बारे में आराम से बात करेंगे। खाना खत्म होने के बाद वो दोनों बारिश को देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे, जहां उसके पिता ने उसके सामने पैसों से भरा एक एनवलप रखा। ओशियो को यह देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पिता ये पैसे देकर उससे अपनी मां को बुलाने को कह रहे थे और इसीलिए उसने गुस्से में अपने पिता को एक मुक्का मार दिया। जिसके बाद उसके पिता ने उसे समझाया कि बेटा ये तेरे खर्चे के लिए थे, क्योंकि अगर तुझे अपनी मां के बारे में जानना है तो तुझे एक सफर करना पड़ेगा। इसके बाद ओशियो के पिता ने एक कराटे सूट पहनते हुए बताया कि असल में वो एक डीमन हंटर थे। ओशियो इस बात को हजम कर पाता उससे पहले ही उसके पिता ने उसे बताया कि उनके लीडर ने उन्हें तोहरा को मारने का काम दिया है और अब उन्हें तोहरा के साथ लड़ना होगा और वही वो चाहते थे कि ओशियो अपनी मां को ढूंढने के लिए निकल जाए। इधर ओशियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वहीं दूसरी तरफ तोहरा लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता था और वो ओशियो के पिता से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर दिया, जहां दोनों ही एक दूसरे की शक्तियों को जान रहे थे और फिर अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। इधर ओशियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो दोनों को ही रोकने की कोशिश में लगा हुआ था। वो दोनों ही एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ रहे थे, इसलिए ओशियो ने बीच में जाकर उन्हें रोकने की कोशिश भी करी, पर उन्होंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। अब ओशियो के पास कोई और चारा नहीं था और उन्हें रोकने के लिए उसने अपने भाले को उठाकर अपने पिता के डंडे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और साथ ही उसने भाले को तोहरा के सर पर भी जोर से मारा। उन दोनों को रोकने के बाद ओशियो ने पिता से कहा कि वो तोहरा को ऐसे नहीं मार सकते, क्योंकि अब ओशियो ने तोहरा पर काबू पा लिया था, जिस पर उसके पिता ने हंसते हुए जवाब दिया
कि वो कभी भी तोहरा को नहीं मारना चाहते थे और असल में उन्हें बस ये पता लगाने के लिए बोला गया था कि क्या तोहरा अब भी एक पागल राक्षस था या फिर ओशियो ने उसके ऊपर काबू पा लिया था, जिसमें वो सफल रहा। और अगर वो ऐसा ना कर पाता तो उन्हें मजबूरन ओशियो और तोहरा दोनों को खत्म करना पड़ता। तभी ओशियो को एहसास हुआ कि कई सारे लोगों ने उन्हें घेर रखा था। तभी उसके पिता ने यह ऐलान किया कि ओशियो पूरी तरह से तोहरा को काबू कर सकता था और वो लोग उन दोनों की मदद से बाकी राक्षसों को खत्म कर सकते थे। पर उन आदमियों को यह बात कुछ खास पसंद नहीं आई और उनमें से एक आदमी ने तोहरा पर हमला कर दिया, लेकिन उसके पिता ने बीच में आकर तोहरा को उस हमले से बचा लिया। इसके बाद ओशियो के पिता ने उसे तोहरा के साथ जाकर अपनी मां को ढूंढने को कहा, पर ओशियो अपने पिता को इस हाल में छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसके बाद वहां एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई, जहां एक आदमी ने तोहरा को कैद करने की कोशिश तो करी, पर तोहरा ने अपनी शक्तियों की मदद से उसके स्पेल को तोड़कर उस आदमी पर ही हमला कर दिया। उधर एक पादरी ने ओशियो के पिता को कैद कर लिया था और जैसे ही ओशियो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा तो तभी उसके ऊपर एक हमला हुआ और वो वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके पिता ने उसे बताया कि उन्होंने तोहरा के साथ मिलकर सभी पादरी को हरा दिया और इस बीच तोहरा ने किसी को भी जान से नहीं मारा था। ओशियो अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि पादरी कभी भी उन पर हमला कर सकते थे, पर उसके पिता ने उसे बेफिक्र होकर अपनी मां को ढूंढने को कहा क्योंकि उनके मुताबिक वो अकेले ही काफी थे। अगली सुबह ओशियो तोहरा के साथ अपनी मां को ढूंढने के सफर पर निकल गया। एयरपोर्ट पहुंचकर तोहरा बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने कभी भी एक प्लेन नहीं देखा था और उसे इंसानों के उड़ने पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। ओशियो आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था कि तभी उसके कानों पर एक आदमी की आवाज पड़ी जो पास में ही बैठी हुई लड़की से उसके पिता की मौत के लिए माफी मांग रहा था और उसके मुताबिक ये काम एक राक्षस का था। लेकिन उस लड़की को उस आदमी की बात पर भरोसा नहीं था। असल में उस लड़की के पिता एक पायलट थे जिनके आखिरी फ्लाइट के दौरान उनका प्लेन सामने से आ रहे एक प्लेन की वजह से क्रैश हुआ था और ये आदमी उसी प्लेन का पायलट था और इसीलिए उस लड़की का मानना था कि उसके पिता की मौत के पीछे इस आदमी का ही हाथ था। इस बात ने ओशियो का ध्यान खींच लिया और उसने तुरंत ही तोहरा से किसी हवाई राक्षस के बारे में पूछा, जिस पर तोहरा ने फुसू नाम के एक राक्षस के बारे में बताया जो हवा में रहता था और एक बार तोहरा की उसके साथ लड़ाई भी हुई थी। फुसू पूरी तरह से जेली का बना हुआ था, इसलिए उसके ऊपर किसी हमले का कोई असर नहीं होता था और उसे हराने के लिए बहुत सारी आग की जरूरत थी। इसके बाद वो सभी प्लेन में जाकर बैठ गए जहां ओशियो ने उस लड़की से बात करने की कोशिश भी करी। थोड़ी देर बाद जब प्लेन हवा में उड़ा तो तोहरा को खिड़की से बाहर देखकर बहुत मजा आ रहा था। वहीं वो लड़की जिसका नाम यू था वो प्लेन के उड़ते ही सो गई और फिर वो आदमी भी यू को कंबल उड़ाकर ओशियो के साथ बैठ गया और उसका कहना था कि शायद ओशियो को भी उसकी बात का विश्वास नहीं होगा, पर उसने सच में उस राक्षस को देखा था। पर वही ओशियो का कहना था कि उसे उसकी बात पर पूरा भरोसा था। थोड़ी देर तक शांति से बैठने के बाद उस आदमी ने अचानक से ओशियो को बताया कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और ये एहसास उसे उस दिन भी हुआ था जिस दिन उसने उस राक्षस को देखा था। तभी प्लेन जोर जोर से हिलने लग गया और जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो एक अजीब से दिखने वाले राक्षस ने पूरे प्लेन को जकड़ा हुआ था। प्लेन धीरे धीरे नीचे जा रहा था कि तभी तोहरा ने ओशियो को अपना भाला निकालने को कहा, जिस पर उसने जवाब दिया कि मेरा भाला तो लगेज में पड़ा हुआ है। पर तोहरा का कहना था कि अगर वो करिश्माई भाले को अपने पास बुलाए तो तुरंत ही वो उसके पास आ जाएगा। तोहरा की बात मानते हुए ओशियो ने अपने भाले को बुलाया और वो तुरंत ही उसके हाथ में आ गया। उधर वो आदमी कंट्रोल रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था, इसलिए वो खुद प्लेन को उड़ाने लग गया और साथ ही उसने एयरफोर्स से भी मदद मांगने की कोशिश करी, पर एयरफोर्स को कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। उधर ओशियो ने तोहरा को प्लेन से बाहर जाकर फुसू से लड़ने को कहा, पर तोहरा इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद उन दोनों में बहस शुरू हो गई और आखिरकार ओशियो ने जबरदस्ती तोहरा को बाहर भेज दिया, जहां उसने अपनी फायर स्पेल की मदद से फुसू को कमजोर कर दिया। पर तोहरा का फायर स्पेल फुसू को पूरी तरह हराने के लिए काफी नहीं था, इसलिए ओशियो ने कंट्रोल रूम में जाकर मदद मांगने को कहा। पर वहां पर पायलट बने उस आदमी ने ओशियो को एयरफोर्स से मिले जवाब के बारे में बताया। तभी तोहरा ने वहां आकर ओशियो को बताया कि वो फुसू को नीचे गिराएगा और इशारा मिलते ही ओशियो को अपने भाले से उसके ऊपर हमला करना था। ओशियो तुरंत ही अपनी जगह पर जाकर तोहरा के इशारे का इंतजार कर रहा था कि तभी यू ने उसके पास इसका हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर करी, जिसके लिए ओशियो भी तैयार हो गया। उधर तोहरा से इशारे मिलते ही ओशियो ने अपने भाले से फुसू पर हमला कर दिया, जिससे उसे बहुत चोट आई और साथ ही उसने अपना संतुलन खो दिया, जिस वजह से एयरफोर्स के रडार पर वार्निंग आ गई और तुरंत ही एयरफोर्स के 2 जहाज उनकी मदद करने के लिए वहां पहुंच गए। पर प्लेन के ज्यादा पास होने की वजह से वो राक्षस पर हमला नहीं कर सकते थे। तभी ओशियो ने तोहरा को उसे प्लेन के ऊपर ले जाने को कहा। ऊपर पहुंचकर उन दोनों ने फुसू को प्लेन से अलग करने का फैसला किया, पर तभी उस राक्षस ने उन दोनों को अपने हाथ से पकड़ लिया।
पर थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार ओशियो ने अपने भाले से उसके हाथ काट कर खुद को आजाद कर लिया और वहीं तोहरा ने भी उसके हाथ को अपने नाखूनों से काट दिया, जिसके बाद फुसू प्लेन से अलग हो गया और मौका मिलते ही एयरफोर्स ने उसके ऊपर मिसाइल छोड़ दी, जिससे निकली आग से वो वहीं पर खत्म हो गया। पर उनकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि प्लेन के लैंडिंग गियर्स खराब हो चुके थे और वो ऐसी हालत में थे कि वो कहीं पर भी लैंड नहीं कर सकते थे। तभी ओशियो ने तोहरा से नीचे जाकर प्लेन को सपोर्ट देने को कहा और तोहरा ने ऐसे ही करते हुए आखिरकार प्लेन को सही सलामत तरीके से नीचे उतार दिया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद ओशियो को एहसास हुआ कि उसके पैसे कहीं गुम गए थे, पर वहीं दूसरी तरफ तोहरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें पैसों की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर भी ओशियो के कहने पर वो लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाने के लिए निकल गए, पर तभी उनकी नजर आसपास के लोगों पर पड़ी जिनके शरीर पर अजीब से खरोच के निशान पड़ रखे थे और साथ ही उनकी नजर पास में ही बन रहे एक हवा के बवंडर पर पड़ी, जिसे देखकर ओशियो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर तोहरा ने उसे चौकन्ना रहने को कहा, क्योंकि उसके मुताबिक ये कोई आम हवा नहीं थी बल्कि एक राक्षस था। तभी अचानक से एक कुत्ते जैसे दिखने वाले जानवर ने ओशियो के ऊपर हमला कर दिया, पर उसके भाले ने बीच में आकर खुद ही उस हमले को रोक दिया। इसके बाद उस राक्षस ने एक बार फिर से ओशियो पर हमला करते हुए उसके शरीर पर कई सारी खरोंचें मार दी, जिनसे गुस्सा होकर आखिरकार ओशियो ने अपना रूप बदलकर अपने भाले से उस राक्षस को जमीन पर पटक दिया। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर लड़की उस राक्षस की जान की भीख मांग रही थी। इसके बाद वो लोग एक ट्रेन में बैठकर पहाड़ों के बीच एक घर में पहुंचे, जहां उन दोनों ने बताया कि वो लोग सगे भाई बहन थे और उन्हें ओशियो से एक मदद चाहिए थी। असल में वो चाहते थे कि ओशियो उनके भाई जीरो को जान से मार दे। क्या ओशियो उनकी इस बात को मानेगा? जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस एनिमे का नेक्स्ट पार्ट कल ही आ जाएगा।